नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक महत्वपूर्ण सूचना हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय भारतीय अवाम से साझा करना चाहेंगे कि अब तक यदि आप अब तक जो है 950 या 960 ये भारतीय अवाम ताकत दल का जो संदेश है, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, एकता, भाईचारा इत्यादि स्थापित करने के लिए अपने सभी भारतीय भाई बहनों, अपने 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में स्थापित करने के लिए ये जो 3 साल से लगभग 960 के आसपास वीडियो या 950, अब एग्जैक्टली हमको हमने उसको गिना नहीं है कि इसी के आसपास होना चाहिए, तो ये जारी किए गए हैं। और यदि यही और इसमें अपने भारतीय भाई बहनों को समझाने के लिए और सारी चीज़ें इसके संबंध में स्पष्ट करने के लिए इसमें 2 चीज़ है, मुख्यतः दो चीज़ है। एक तो ये बताया गया है कि हमारा जो मुल्क जो भारतवर्ष है, यदि उसको कायम रहना है तो भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव इत्यादि का होना नितांत आवश्यक है। ये एहसास प्रत्येक भारतीय भाई बहन और प्रत्येक अपनी भारतीय अवाम को होना पड़ेगा। ये चूँकि और भी जो देश प्रगतिशील हैं और जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जापान है इत्यादि है, वहाँ के लोग सिर्फ अपने को उस राष्ट्र के साथ अपने को जो है जोड़ते हैं या आत्मसात करते हैं। जापान है तो हम जापानी हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। यही चीज़ वो अनुकरणीय है, यही चीज़ यहाँ पर होना है। यदि राष्ट्र भारतवर्ष है तो हम सिर्फ भारतीय हैं। तो साथ साथ भारतीय अवाम ताकत दल ये भी कहा है कि जो ये विखंडनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, वो इसी चीज़ को नकारती हैं, सीधे नहीं नकारती हैं। उनकी पूरा व्यवहार विखंडन पर है, यानी जातिवाद के आधार पर विखंडन, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर विखंडन, भाषावाद के आधार पर विखंडन, भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद के जो है प्रांतवाद के आधार पर विखंडन, और क्षेत्रवाद, समूहवाद तो खैर है ही, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, और इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ,
तो व्यक्तिगत स्वार्थ इन्हीं सबसे उपजा हुआ है, जो है जो 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 स्वार्थी जो तत्व हैं या लोग हैं, जो भी हैं, इसी जातिवाद का, इसी सांप्रदायिकता का, इसी भाषावाद, प्रांतवाद, समूहवाद, क्षेत्रवाद, ये इसी का इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। यह भी एक इस मुल्क का अभिशाप है। वो जो विखंडनकारी ताकतें राजनीतिक दलों के विषय में, वो तो है ही, लेकिन अवाम में भी जो बहुत बड़ी कमी है व्यक्तिगत स्वार्थ की। व्यक्तिगत स्वार्थ और रूपों में तो है, लेकिन सबसे खतरनाक रूप है कि जो वो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, समूहवाद, क्षेत्रवाद, इसमें भी वो व्यक्तिगत स्वार्थ ही साधते हैं ऐसे तत्व। तो इनसे भी सावधान का यह भी एक कमी दूर करनी है। यदि वो इस देश के नागरिक हैं और नागरिक तरह व्यवहार और नागरिक और भारतीयता के माहौल में यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो त्यागना पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा जो है, जो विखंडनकारी ताकतों के फितरत को बताना भी जरूरी है। उससे हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको अवगत होना भी जरूरी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इन विखंडनकारी ताकतों को अच्छी तरह समझ करके जो है अपने जो भारतीय जो परिवेश है, इससे मैंने अपने भारतीय परिवेश से आज़ादी यानी मुक्ति इन विखंडनकारी ताकतों से वो आवश्यक है। जिस तरह का वो विखंडन का जहर जो है जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर और प्रांतवाद के नाम पर, ये जो है हमारे इस भारतीय परिवेश को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। तो हमारे भारतीय परिवेश को जो है इन विखंडनकारी ताकतें, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, सत्ता हथियाती, सत्ता पर काबिज भी हो रही हैं, उनसे भी मुक्ति के लिए जो है भारतीय ताकत दल इन्हीं 950 या 960 ये यूट्यूब के जो है, जो मैंने जो वीडियोज़ हैं, जो वीडियो के जो संदेश है, उसके माध्यम से इसे बताने की कोशिश की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये विखंडनकारी ताकतों के अलावा वो जो है घातक जो है तत्व जो है, अब तत्व कहना भी थोड़ा सा मतलब कि अपने देश के लिए अपमान होगा, जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारियां की, हमारे मुल्क के साथ शत्रुता की, और वो भी सरकार में रहते हुए, वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, उनसे तो उनकी गद्दारियों के भी विषय में भारतीय अवाम ताकत दल वो भी अवगत कराया है। इसमें खास करके हमारी जो आज़ादी की जो लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई के विषय में भी जो है स्पष्टता के लिए सारा कुछ विस्तार तो संभव नहीं है इस YouTube के वीडियो के माध्यम से, लेकिन कुछ सारांश के रूप पर, कुछ नमूने के तौर पर ये उसमें स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जिन अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए, फांसी के फंदे को चूमा और कठिन जेल की यातनाएं झेली, जिसके विषय में कि अंडमान निकोबार की जो काल कोठरी की जो यातनाएं हैं,
वो चक्की पीसना, भूखो रखते थे, उल्टा लटकाते थे, उल्टा लटका करके कोड़े मारते थे, उसमें बेड़ियाँ डाले थे मोटी मोटी लोहे की। इतनी घोर यातनाएं जिन हमारे अमर शहीदों ने इसको झेली, तो एक समूह ऐसा रहा कि इसको, इनकी शहादत को, इनकी कुर्बानी को, इनकी यातनाओं को वो पृष्ठभूमि में रखवाता रहा। और वो समूह जो है वो अंग्रेजों से चिपका भी रहा, अंग्रेजी सरकार की दलाली भी करता रहा, अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी भी करता रहा, और अपने चाटुकार इतिहासकारों से, अपने चाटुकार जो है बौद्धिक वर्ग से, अपने चाटुकार जो है वो मीडिया से, तमाम से, अपने एक झूठी, यानी जो दलाल रहा अंग्रेजी सरकार का, जो मुखबिर और वो चाटुकार रहा, तो इन्हीं सब जो चाटुकार इतिहासकार, चाटुकार बौद्धिक वर्ग, चाटुकार मीडिया के द्वारा इनकी झूठी महिमा मंडन, तो इसको भी पर्दाफाश करने की कोशिश जो है ये भारतीय ओम ताकत दल ने किया है यूट्यूब के वीडियो के में, संदेश के माध्यम से, पैगाम के माध्यम से। तो वो जो समूह था, उस समूह को स्थापित जो है वो अंग्रेजी सरकार ने ही करवाया था, जिसको आप कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने ही अपने किसी अंग्रेज यूं के द्वारा, जो कि रिटायर्ड ICS था, उसके द्वारा ही करवाया था 1885 में। और एक दूसरा जो कष्ट है, जो दुखड़ा है इस मुल्क का, कि 1857 की जो क्रांति थी हमारी, हालांकि कुछ कारणों से वो विफल हो गई, नहीं तो तभी जो है वो मतलब कि आज़ादी मिल गई होती और अंग्रेज जो है भाग गए होते। कुछ कारणों से वो विफल हो गई, लेकिन कई नसीहत दे गई हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, जिसको कि आप लोग परंपरागत रूप से हिंदू सनातन या मुसलमान कहते हैं, इनके बीच एकता की वो पराकाष्ठा, वो मिसाल थी। यानी पूरे मुल्क के लिए उसमें जो एकता थी, पूरे मुल्क के लिए पूरे देश के लिए मिसाल थी, और वो एकता पराकाष्ठा पर थी। कुछ उसके नमूने भी इसमें बताए गए हैं कि उसमें मंगल पांडे तो थे ही, और यहाँ से बरेली से बख्त खान या खान बहादुर खान भी कहते थे उनको, और यहाँ अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला खान, और कानपुर से जो है वो नाना साहब के जो सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान, और लखनऊ से वो श्रीमती जो है बेगम हजरत महल, और बिहार में जगदीशपुर जो कि आरा जिले में पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि। तो वो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी, हमारे 1857 की क्रांति, और पूरे मुल्क के लिए नसीहत थी। तो जहाँ वो हमारे मुल्क के लिए नसीहत थी, अंग्रेजी सरकार ने देखा कि कुछ कारणों से वो विफल तो हो गई, और बाद में अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से, बहुत ही क्रूरता के साथ
इस आंदोलन को कुचला भी। माने उदाहरण के लिए जिस किसी गांव से एक भी क्रांतिकारी था, उस पूरे गांव को अंग्रेजी सरकार ने फुकवा दिया। पेड़ पर उल्टे माने उनको मार करके पेड़ पर उल्टे वो लटका दिया। इस तरह से आतंकित किया इसने अंग्रेजी सरकार ने, तो बड़ी बेरहमी से कुचला उसको। और कुचलने के बाद फिर वो एक बड़े गहन विचार मंथन में पड़ गए। उनका ये मानना था कि हमने इस बगावत को, वो बगावत बोलते थे ना, हम तो चूंकि हमको आज़ाद होना था, तो हमारे लिए तो जो है वो आज़ादी की क्रांति थी या स्वतंत्रता की वो क्रांति थी। लेकिन वो अंग्रेजी सरकार उसको बोलती थी बगावत या म्यूटिनी। ये जो जीएनपीसी वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वाले, इनके इतिहासकार भी वो भी बगावत ही लिखते हैं, म्यूटिनी नहीं लिखते हैं, आज़ादी की क्रांति नहीं लिखते हैं उसको। कभी कभी आप देखिएगा। खैर, ये सब तो इतने बड़े गद्दार हैं कि जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस म्यूटिनी के विषय में वो अंग्रेजी सरकार का या अंग्रेजों का मंथन यह था, वैचारिक मंथन यह था कि इस बगावत को हमने दबा तो दिया, कुचल तो दिया, लेकिन था बड़ा खतरनाक। थोड़ी सी गफलत होती तो हुकूमत भी जो शासन कर रहे थे अपने देश के ऊपर, तो वो हुकूमत भी जाने का खतरा था। ये उनके दिमाग में बैठ गया। तो उन्होंने दो काम किया। पहला काम ये था कि जिसके कारण ये अपना जो पहला प्रमुख, वैसे तो छुटपुट जो है इस तरह की क्रांति हमारे देश में हुआ करती थी 1857 के पहले, छिटपुट थोड़ा बहुत स्पोरेडिक। लेकिन 1857 वाली जो है पहली प्रमुख जो है आज़ादी की क्रांति। तो इसमें जो वही हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच की एकता या हिंदू मुस्लिम एकता, तो ये एकता जो है उस क्रांति की धुरी थी, पाइवट थी। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना है, तोड़ के रखना है, यदि उनको शासन करना है भारत में। तो इसलिए उनकी एक अंग्रेजों की यानी हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना है, तोड़ के रखना है, अंग्रेजों की एक अविभाज्य इनएलिएनेबल एक पॉलिसी बन गई। तो उनके शासन की एक अविभाज्य नीति बन गई कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ के रखना है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है, इनको बांध के रखना है। तो उनके नीति का एक अविभाज्य ये हिस्सा बन गया, नंबर 1। और इसीलिए इन सबों ने जो तंजीमें स्थापित करवाई इस अंग्रेजी सरकार ने, पहली तंजीम कौन थी? कांग्रेस नाम की। और उसको तो अंग्रेज सरकार ने ही खुद वो जो है किसी अंग्रेज के द्वारा ह्यूम द्वारा स्थापित करवाया 1885 में। दूसरी उसके संरक्षण में जो संस्था की स्थापना हुई वो थी 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में। तीसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो वो 1920 में। और फिर 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये तो कितनी हो गई? 5 हो गई ना।
कांग्रेस 1885 में, मुस्लिम लीग जो है 1906 में, वामपंथी भारत में वो 1920 में, और हिंदू महासभा 1922 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में। ये पांचों जो अंग्रेजों ने अपने शासन के तत्वाधान में स्थापित करवाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। ये हमारे देश के लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें। ये पांचों संस्थाएं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वामदल और जो है हिंदू महासभा और आरएसएस, ये अंग्रेजों ने स्थापित करवाई जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और आप आज देखते हो कि वही शक्तियां आज़ादी के बाद भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए आज भी पूरी तरह जो है वो सक्रिय है। तो हमारे देश के लोग जो है वो अच्छी तरह से जाने। और दूसरा जो है वो दूसरा उनका ये था कि भाई कि जो क्रांति थी हमने उसको दबा दिया, कुचल दिया, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमको ये खबर करे कि साहब इस मुद्दे को देख लीजिए, नहीं तो जनता जो है बिल्कुल वो आंदोलन पर आमादा हो जाएगी, यहाँ तक कि आपकी हुकूमत को भी उखाड़ सकती है। तो इस तरह की खबर हमको मिल जाए तो हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संस्था, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा इंतजाम। तो लेकिन ऐसी व्यवस्था और संस्था में वो यहीं के लोग, बाहर के लोग नहीं, वो इंग्लैंड से नहीं, यहीं के लोग, और यहीं के लोग हों, बस हमको ये खबर करते रहें। तो और इसके पहले भी जो है 1836 में जब मैकाले ने शिक्षा का माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी जब लागू किया 1836 में, तो मैंने उर्दू के स्थान पर इंग्लिश, अंग्रेजी। तो उसने क्यों लागू किया? हालांकि जब ये लागू किया तो जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने बड़ा इसकी तारीफ की, महिमा मंडन किया कि अंग्रेजी के आने से पश्चिमी ज्ञान आया, जो है वो यानी वो विज्ञान आया, वैज्ञानिकता आई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, रोजगार के अवसर आए, तमाम इस तरह का उन्होंने महिमा मंडन किया। कौन? जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने। लेकिन वो मैकाले 1836 के पहले वो लंदन में इस विषय पर बोल चुका था। उसके मन में तो उसकी मंशा क्या थी, जो है वो अंग्रेजी को लाने की भारत में, यानी लाने की मंशा क्या थी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमिनियर, वो प्रकट हो गया उसके एक भाषण से। और इसके विषय में भी भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया हुआ है। वो बहुत साधारण शब्दों में कहा अंग्रेजी में, हालांकि उसका मतलब भी हम को बोल देते हैं। उसने कहा था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू क्रिएट ए क्लास, to create a class who may be interpreters between us and the millions, who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of Indians, a class of Indians in blood and color, but English in opinions, in taste, in morals एंड इन इंटेलेक्ट। हिंदी में इसका भावार्थ यह होगा
वो ये कह रहा है, उसके कहने का मतलब यह है कि फिलहाल हमको सिर्फ इसी कोशिश पर अपने को केंद्रित करना चाहिए कि इसमें से एक ऐसा वर्ग, ऐसा तबका बनाना है जो कि अभी फिलहाल बिचौलिए का काम करेंगे हमारे और उन लाखों के लोगों के बीच में जो जिनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं, यानी प्रजा माने भारतीय। तो इन भारतीयों और हमारे जो हम शासक हैं इनके बीच में एक बिचौलिए का काम करेंगे अभी फिलहाल। वो जो माने इस तरह का जो तबका होगा जिसको तैयार करने के लिए अंग्रेजी माने वो मकाले अंग्रेजी जो है वो लाना चाह रहा था, वो तबका जो है सिर्फ ब्लड एंड कलर, सिर्फ खून चमड़ी में वो भारतीय दिखेगा, ब्लड एंड कलर में वो इंडियन होगा, लेकिन ओपिनियन माने विचार, टेस्ट माने पसंद, मॉरल्स माने आदर्श और इंटेलेक्ट माने बुद्धि। ये चार चीजों में विचार, पसंद, आदर्श और बुद्धि में वो अंग्रेज होगा। इस तरह का वर्ग जो है, तो ये जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा स्थापित किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए तो खैर था ही, वो उससे भी प्रमुख काम ये था कि ये वाला सब वो दिखने में जो है सिर्फ भारतीय दिखने में खून चमड़ी में तो भारतीय दिखेगा, लेकिन जो उसका विकास किया जाएगा, जो डेवलप होगा, जो उसकी नर्चरिंग की जाएगी, जो उसके नर्सिंग की जाएगी, वो जो है ऐसे लोगों की तरह जो कि विचारों में, पसंद में और आदर्शों में और बुद्धि में वो अंग्रेज होगा। कितनी खतरनाक बात। और यही इसी चरित्र के, इसी फितरत के जब अंग्रेज चले गए तो ये जेएनपीसी ठीक उसी चरित्र की है। आप इसको बल्कि आसान शब्दों में आपको समझना है तो सिंदबाद की कहानियाँ या अरबियन नाइट्स में तमाम इस तरह के मैंने किस्से सुनते होंगे या कभी फिल्में भी आती हैं कि एक कोई जादूगर है, किसी शैतान को वो किसी जिन्न को बोतल में बंद कर देता है, और फिर जब वो बाद में खोलता है उस बोतल से वो जिन्न निकल कर बहुत ही भयानक, बहुत बड़ा शैतान बन जाता है। ये अंग्रेजी में कहा जाएगा कि एक जिन माने जेनी, जेनी, जेनी को बॉटल BOTTLE बॉटल में वो बंद किया गया। बाद में जब वो खोला गया तो एक बहुत बड़ा शैतान फ्रैंकेनस्टीन, अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्रैंकेनस्टीन बन गया। तो इसको आसान शब्दों में समझिए कि उस मैकाले ने इस इरादे से कि ऐसा भारतीय लोगों का वो तबका बनाएगा जो कि खून और चमड़ी में ही सिर्फ भारतीय दिखेंगे, लेकिन विचारों में, पसंद में, आदर्शों में और बुद्धि में अंग्रेज होंगे। तो इस प्रकार के जो जिन्न को बंद किया, वो इसने उस बोतल में मैकाले ने 1947 के आसपास जो है जेएनपीसी के रूप में वही शैतान, वही फ्रैंकेनस्टीन पैदा हो गया जेएनपीसी के रूप में। कौन? जो कि जवाहरलाल नेहरू से वो शुरू होता है कि जो सोच में,
पसंद में, आदर्श में और बुद्धि में अंग्रेज। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी काकस, कभी भी इस देश की हो नहीं सकती। इस यथार्थ को हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जाने। वो कितना भी वो नाटक कर ले, टांट्रम कर ले, वो इससे कोई मतलब नहीं, इस मुल्क की नहीं हो सकता। इसलिए कि वो सिर्फ भारतीय दिखती है खून चमड़ी में, लेकिन उसकी सोच, उसकी पसंद और उसके आदर्श और उसकी बुद्धि वो अंग्रेज है। अंग्रेज माने इस देश को शोषण करना, इस देश को कमजोर रखना, इस देश को बांट कर रखना, यह है। तो ये जो जीएनपीसी ने जो 60-70 सालों तक उसने शासन किया, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उन्हीं के साथ वो खड़ी रहेगी, उन्हीं को वो संतुष्ट करती रहेगी। इसको जो है दूसरे पक्ष वाले जो कट्टरवादी किस्म के सोच के हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो उसको बोलते थे तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण कुछ नहीं है, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को इसने बढ़ावा दिया। अब उसी चीज को जो है इधर ये कट्टरवादी तत्वों ने कई रूपों में भुनाया समाज में, और फिर ये हिंदू सनातन आस्था के जो कट्टरवादी तत्व है उनका, और हालांकि उन्होंने राष्ट्रवाद चिपका लिया, देशभक्ति चिपका लिया, सब कुछ चिपका लिया, लेकिन उनके कोर में, उनके अंदर जो मंशा है वो हिंदू जो है कट्टरवाद का। अब इधर 60-70 साल तक इस जीएनपीसी ने इस्लामिक कट्टरवादी तत्वों को वो बढ़ावा दिया, और तब तक ये अपने को दबा हुआ ये महसूस करते थे हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व। तो इन्होंने ये पूरे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में इसी को दिखा करके, यह तुष्टीकरण इत्यादि जो है, तुष्टीकरण बोल करके अब ये इनको मोबिलाइज किया, इनको संगठित किया, यानी इन कट्टरवादी तत्वों ने पूरे जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके। तो कभी सत्ता में आए, जैसे कि वाजपेयी आया था, बाद में मोदी महोदय, यही इसका लेवल होगा। तो ये राष्ट्रवादी भी नहीं है, न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो ये देशभक्त हैं, ये उसी तरह से ये चलने वाले हैं। क्योंकि क्योंकि इस देश को चाहिए भारतीयता आधारित आपसी एकता। जरा इसी परख लीजिए, इस देश को आवश्यकता है और होना पड़ेगा भारतीयता आधारित एकता, क्योंकि संविधान, भारत के संविधान भी, और हमारे अमर शहीद जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई अपनी कुर्बानी और अपने प्राण दे करके, उन्होंने भी सिखाया कि भाई कि पूरे देश के लोग भारतीय हैं, इसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। भारत के संविधान में भी जिसके आधार पर हमारा मुल्क संचालित होता है, उसने भी कहा कि हम भारतीय नागरिक हैं। इतनी खुला हुआ तथ्य, खुला हुआ जो है ये हकीकत को नकारते हुए जो है ये एक और जातिवाद का कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, मैंने जातिवाद का, मैंने खास करके वो हिंदू सनातन में है जातिवाद, हम ठाकुर हैं, राजपूत, और वो क्या क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, चुर्की वाले ब्राह्मण हैं, और फिर इसके बाद हम यादव हैं, जो फलाने ढकाने, और इस प्रकार से जातिवाद का मैंने हमारे भारतीय समाज में विखंडन। और तो अब तो जातियों में भी उपजातियों के आधार पर भी तमाम विखंडन करने वाली ताकतें सत्ता हथियाने के लिए वो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जो अनुप्रिया पटेल जैसे ताकतें जो है सामने आ गई हैं। तो इस प्रकार जो है जातिवाद का,
और फिर इस प्रकार और जो सांप्रदायिकता तो खरा ही जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है ये एक दरार जो है वो सांप्रदायिकता का। और बाद में जो है इस नेहरू ने अच्छा भाषावाद के आधार पर एक वो विखंडन का हथियार था देश विरोधी ताकतों के हाथ में, और इस गद्दार नेहरू ने भाषा के आधार पर ही वो प्रांत बनवाया। तो प्रांतवाद की भी कट्टरता जो है इस मुल्क के लिए जो है उतना ही वो खतरनाक बन गई। तो ये जो बीजेपी है, पहले जो जनसंघ थी माने वही जिसका कि जो है हिंदू कट्टरवादिता जो है जेएनपीसी के शासनकाल में दबा हुआ था, और जो जेएनपीसी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादियों को ये आगे करती रही। उसके आधार पर ये दिखाते रहे कि हम पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बड़े खैरख्वाह हैं, बड़े हितैषी हैं, बहुत वो रहनुमा हैं, सब कुछ वो। और लेकिन वो हमेशा साथ खड़ी रही, हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के कट्टरवादी तत्वों के साथ। तो इसको देख करके इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग अपने को दबा हुआ वो महसूस करते थे। तो इन्होंने वो जो है वो हिंदुत्व वगैरह प्लान दिखाने, जबकि देश कह रहा है कि भाई किसी हिंदुत्व का इस्लामिक का इस देश में कोई स्थान नहीं है, लेकिन हिंदुत्व करके उन्होंने काफ़ी इस मुद्दे को गरमाया और हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के ऊपर चिपका दिया राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति। तो जबकि पांथिक विषयों पर कोई देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं होती। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति वो राष्ट्र के लिए होती है। ये सभी लोगों को जानना चाहिए। सीमा पर जो जवान जो जान देते हैं तो वो हिंदुत्व के लिए जान नहीं देते, इस्लामिक के लिए जान नहीं देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए वो जान देते हैं। तो इस पर को जरा सा ये जो कट्टरवादी तत्व किसी भी रूप में वो समझ लें इस बात। तो तब करते करते इनको 60-70 सालों में कामयाब हो गए, और तब ये थोड़े समय के लिए मैंने वाजपेयी महोदय आया है, 6 साल तक उनका शासन रहा, 1998 से लेकर 2004 तक, और इसके बाद मोदी महोदय आए, और राष्ट्रवाद और सब झूठा। तो और इसके बाद ये जो है जो जेएनपीसी का नेहरू वगैरह और उसके साथ में जो गांधी था, उसे तो इस समय का चरित्र आज़ादी की लड़ाई के संबंध में था कि ये अंग्रेज़ों के दलाल थे, मुखबिर थे, चमचे थे। लेकिन जब अंग्रेज जाने को हुआ तो सत्ता हथियाना ये सबसे बड़ी साजिश थी। वो तो अब इसके विषय में तो मैंने कभी विस्तार से महीनों लग जाएगा और काफ़ी है, लेकिन सत्ता हथियाने के ही हवस में इन दोनों ने मिल करके तो सत्ता हथियाने की इनकी हवस थी, और ब्रिटेन की मंशा थी। दोनों चीज मैंने सत्ता सिर्फ नेहरू को मिला है, ये एक तो हवस थी नेहरू की, और उस हवस को पूरा करवा रहा था वो गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी। और ब्रिटेन की भी मंशा थी कि ये देश बटा है, तो उसने अपना प्रतिनिधि माउंटबेटन को भेजा था, और वो विभाजन की ही बात जो है, और विभाजन करके ही उसको सत्ता मिल सकती है। और लेकिन इतना था कि माउंटबेटन बड़ा होशियार था, और उसने ये कहा कि भाई विभाजन का ठीकरा जो है हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए। तो वो इसको नेहरू और गांधी को बोला कि भाई ये नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कब? जबकि इस देश का एक टुकड़ा काट करके जो अब सब लोग तो मैंने सभी को मैंने पटेल वगैरह के, जबकि पटेल को पूरी कांग्रेस चाहती थी, पटेल को पूरी कांग्रेस चाहती थी लगभग, और इस नेहरू को कोई नहीं चाहता था। देखिए यही बात
ये बात जो है हमारे देशवासियों को के आगे छुपाई गई है, लेकिन भारतीय जनता दल पुरजोर से कह रहा था इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस में कोई नहीं चाहता था। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को देश में भी कोई नहीं चाहता था। उस गद्दार को, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के ऊपर थोपा, प्रधानमंत्री के ऊपर, और देश किस अभिशाप में चला गया यह जो है देश देख रहा है। तो अब उसमें एक था कि जिन्ना साहब ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो दावा किया था। तो और भारत, उस समय भारत की आवाम जो है जिन्ना साहब के ही पक्ष में थी कि यदि देश को बंटने से बचाना है, इस देश को विभाजन के खतरे से बचाना है, तो जिन्ना साहब को ही जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये अवाम की, भारत की अवाम का एक ख्याल था। बाकी सब कहानियां झूठ मूठ में सब बनाए हुए हैं, छोड़ दिए उनको। तो लेकिन सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इस गद्दार नेहरू ने देश को बांटा और उसका एक टुकड़ा काट करके जिसने दावा किया था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उसको मुंह में डालकर उसको शांत किया। मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी ब्लंडर है उनका कि जब उन्होंने पूरे देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था, वह क्यों एक टुकड़े पर जो शांत हो गए। बार बार इस बात को भारतीय जनता दल का था, यदि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावा किया था तो क्यों एक टुकड़े पर शांत हो गए। खैर, सबकी गलती होती है तो तभी तो ये अंजाम भुगतना होता। तो इन सबों ने देश बांटा, पाकिस्तान बना, और क्या क्या त्रासदी हुई, वाह, जिसको इन सबों के ने आज़ादी का नाम दे रहे हैं। 25 से 30 लाख लोगों की जाने गई, हमारे भारतीय भाई बहनों की, और 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इस कीमत पर इन सबों ने सत्ता हथियाई और उसका नाम दिया आज़ादी का। हालांकि सरकारी अभिलेख में आज़ादी है ही नहीं, वो डोमिनियन स्टेटस के लिए है। सच जो नेशनल आर्काइव्स में आप जाइए और रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। डोमिनियन स्टेटस जो बनाया गया, एक भारत एक पाकिस्तान बांट करके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो नहीं था। और ये डोमिनियन स्टेटस तो मांगते भी थे, बहुत बड़ा दुखड़ा है। तो अब उस विभाजन को ये सब जो है आज़ादी का नाम दिए, और ये भाषण में बोला भी था ये गद्दार नेहरू, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य के साथ साक्षात्कार। तो उसका तो सौभाग्य खुल ही गया ना। जिसके पक्ष में कोई एक भी कांग्रेसी नहीं, जिसके पक्ष में पूरे देश में कोई नहीं, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया, तो उससे बड़ा सौभाग्य जो है वो क्या हो सकता है। उससे बड़ी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी क्या हो सकती है। तो बोला हुआ, लेकिन देश के लिए, देश का बंटना, पाकिस्तान का बनना मतलब बराबर जो है भारत के ऊपर चाकू चलाना, विदेशी ताकतों की गोद में बैठ करके, वो पाकिस्तान बना। जरा देखिए ना, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, बांग्लादेश से बांग्लादेश के घुसपैठिया इस भारत में आ गए। सभी भारत ही है, लेकिन वो घुसपैठिया के रूप में, फिर एनआरसी और फिर यही और सीए, तो सारी समस्याओं की जड़ में यही दोनों हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू। यही चीज भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम को, माने इन 960 वीडियो के द्वारा, 960 यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से बताने की कोशिश किया। और किस हथियार का इन दोनों ने, खास करके जनसंघ या बीजेपी वालों ने और जेएनपीसी और इत्यादि वालों ने, इस तरह की मानसिकता, यानी इन सबों ने खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को
जो इनकी मानसिकता में जो जहर भरा वो और घातक है। जहर क्या भरा? हिंदू सनातन और इसी को बताया गया, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। अभी भी वो समझ जो है आगे बढ़ी नहीं है। ये इस तरह का जहर भरा गया हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के दिमाग में कि देश की सारी समस्याओं के लिए ये मुसलमान जिम्मेदार है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मानसिकता में जहर। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई जो कट्टरवादी तत्व है बहुत हिंसक रूप में वो बोलता रहता है। जो उदारवादी तत्व है तो भी बोलते 2-4 वाक्य बाद फिर ये शुरू हो जाता है कि अरे मुसलमान एक कभी देश के हो नहीं सकते इत्यादि। ये मानसिकता बिल्कुल जकड़ी हुई है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और ठीक इसके विपरीत हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में ये मानसिकता फैली हुई है, ये जड़ भरा हुआ है कि देश की सारी समस्याओं के लिए बीजेपी और आरएसएस वो जिम्मेदार है। जबकि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जो है जीएनपीसी और वामदल है, और उसके जो डिजेनरेटिव अलग से हैं, टीएमसी इत्यादि, एनसीपी हुआ, लेकिन यही जीएनपीसी और वाम। तो दोनों मानसिकताओं को जरा सा गौर से देखिए। जो देश का असली दुश्मन है वो दोनों मानसिकताओं के चलते साफ जो है वो बच जा रहा है। यही देश का दुखड़ा है। भारतीयों को कहते हैं कि लाख प्रयास करने के बाद अब तक कि भाई इस देश का असली दुश्मन जीएनपीसी वाम दल है। बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है कि इस देश का जो है वो इस देश का जो दुश्मन है वो जीएनपीसी और वाम दल है। बार बार घुमा रहे हैं कि नहीं ये मुस्लिम है। बराबर नाम भी बदलना हुआ, जैसे मैंने कि यही योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, इलाहाबाद का नाम बदला, लेकिन इस बेवकूफ़ को दिखा नहीं कि उसी बगल में था इसे जीएनपीसी का अभिशाप जो है वो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज को छुआ तक नहीं, नाम बदल रहा है इलाहाबाद। अरुण जेटली का जब देहांत हुआ था तो उनको सम्मान देने के लिए कि किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखना था। इन जीएनपीसी वालों को नेहरू स्टेडियम में नेहरू नहीं दिखा, वो फिरोज शाह, क्योंकि फिरोज लिखा हुआ था। तो ये जो मानसिकता है बीजेपी आरएसएस वालों की कि ये जीएनपीसी को गद्दार नहीं मानते, सबसे बड़ा अभिशाप नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। और ये जो मानसिकता हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है कि जो इसको जीएनपीसी और वाम दलों को इस देश का दुश्मन नहीं मानती है, वो मानसिकता वह भी देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। इसी चीज को ये भारतीय जनता दल बता रहा है। इसीलिए बीच में सब बातों को इस बातों का तो ध्यान है, लेकिन अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा अपने पीछे करके भारतीय एकता की बात, जो हमारे अमर शहीद देशभक्त और हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने जान देकर के इस देश को आज़ाद कराया, उनका संदेश भारतीय संविधान से हम भारतीय। बाकी ताकतें जो है इसको विखंडन के रूप में, एकता की अवधारणा को भी उन्होंने शुरू से प्रदर्शित किया, अनेकता में एकता। तो ये कहने का मतलब कि ये सारी बातों को हालांकि समराइज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी सब बात के लिए 960 के आसपास या 950 के आसपास वीडियो जो है यूट्यूब पर भारतीय जनता दल ने जारी किया है इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए कि यही इस देश को एक होना है। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, और चक्कर यह है कि भाई किसी भी रूप में कि हमारे जब ये देश एक संवैधानिक देश बन गया,
संवैधानिक एंटिटी बन गया, एक इकाई बन गई, और इसमें मंदिर मस्जिद की इसमें मंदिर मस्जिद का कोई महत्व नहीं है, गीता कुरान का कोई महत्व नहीं है। महत्व है सिर्फ इस देश के संविधान का। कुरान हुआ, गीता हुआ, ये आपकी व्यक्तिगत चीज़ है कि और उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए, लेकिन महत्व है इस देश का और इसके संविधान का। ये सब मुंह से देखिए, ये सब मुंह से बोलते तो हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस संविधान का भी नाम लेते हैं, लेकिन हर काम इनका भारत के संविधान के विरुद्ध, भारत की एकता के खिलाफ और भारत को विखंडित करने की हर बस साजिश। आप देखते होंगे ना, ज्ञानवापी चल। कल मैं टीवी खोला, पूरे सभी चैनलों पर ज्ञानवापी। हमारे देश के लोग बिल्कुल ठंडे मन से सोचे कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की जो विसंगति है, वो लाकर के हमने जो एक संवैधानिक इकाई के रूप में इस देश को बनाया है, वो ला करके इसको प्रदूषित करना, गंदा करना और भेद विभेद और नफरत पैदा करना किस प्रकार जो है वो जस्टिफाइड है। ताजमहल बना तो किसने जमीन खरीदा, किसने दिया, इससे क्या मतलब भाई? ताजमहल है, इसीलिए तो यदि आप इस तरह से खोदेंगे तो वो बोलेंगे भाई अरे बाहर से आए थे तो तुम बाहर निकलो, जमीन तो हमारी है। ये बोल रहे ना वामदल वाले, जेएमपीसी वाले, यही होगा। तो इन्हीं सब बातों के लिए भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अब तक जो है अब ये जो है 950 या 960 वीडियो जारी किया है, इसमें काफ़ी सामग्री है। अब ये सामग्री जो है जन जन तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता दल भी साधन जुटा रहा है कि जन जन तक इसको पहुंचाएगा। ये सामग्री को देख कर कम से कम सोशल मीडिया के जरिए, और बाद में जो है वो सीधे संपर्क करके इन बातों के विषय में स्पष्टता लाएगा, समझाएगा भी और निवेदन भी करेगा। तो इस संबंध में थोड़ा सा ये जो शुरुआत में कहा गया था कि एक आवश्यक सूचना साझा करने की आवश्यकता भारतीय जनता दल महसूस कर रहा है, वो ये है कि हो सकता है कि 2-4 वीडियो के बाद नियमित रूप से और वीडियो जारी न हो पाए, और जब भी कोई बहुत बड़ी माने आवश्यक इस प्रकार से कोई मुद्दा आ जाएगा, घटना हो जाएगी, जो भी है उसमें वीडियो जारी हो जाएंगे, लेकिन नियमित रूप से हो सकता है कि 2-4 के बाद वो जारी ना हो। तो उसका कोई अन्यथा मतलब इसलिए कि तैयारी करनी है जनता के बीच में आने का। हो सकता है कि जब जनता के बीच में हम आए तो नियमित रूप से वो जारी ना हो पाए। तो इन बातों को लेकर के हमारी जो आवाम है, हमारी जो भारतीय आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो किसी भी प्रकार से इसको अन्यथा न लें। भारतीय एकता को हर हालत में स्थापित करना है। इन विखंडनकारी ताकतों को परास्त करना है। और कहाँ परास्त करना है? ईवीएम पर। बगैर ईवीएम पर परास्त किए हुए सिर्फ मुंह से बोल कर कुछ नहीं होगा। ये दुर्दशा जाएगी नहीं। कोई हमसे कह रहे थे कि साहब एक ज्ञानवापी में ये सब वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ताजमहल में भी ढूंढ रहे हैं, मथुरा में भी ढूंढ रहे हैं, उधर जो है वामपंथी और जेएनपीसी वाले कह रहे हैं कि भाई वो उभार रहे हैं कि भाई ये भारत तो मूलतः जो है वो आदिवासियों का है, द्रविड़ियों को है, या आर्य बाहर से आए हैं, बाहर से आकर बस गए हैं, जो है ये ज़मीन खाली करें इत्यादि जो भी है। ये सारी ये जो है गतिविधियाँ जो है स्वाभाविक रूप से यदि ये कट्टरवादी माने हिंदू सनातन के कट्टरवादी इसी तरह की गतिविधि करेंगे
तो वामपंथी और जो है जेएनपीसी वाले घात लगा के बैठे हैं कि वो इस तरह के देश को विखंडित करने की साजिश वो शुरू कर देंगे। तो देश को विखंडित करने की साजिश दोनों कर रहे हैं, हिंदू सनातन के कट्टरवादी बहाना, ज्ञानवापी इत्यादि का बहाना लेकर के, और उसके बहाने पर जो है ये वामपंथी और जेएनपीसी वाले ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये भारत की ज़मीन जो है वो आदिवासियों की है, ये आर्य लोग खाली करें। कहने का मतलब फिर उसी बिंदु पर भारतीय जनता दल आता है कि जो लोग भी इस देश में आए और यहीं रह गए, फिर वापस मुड़ करके जहाँ से भी आए हैं उसको उस स्थान को देखा नहीं। सभी लोग आदरणीय रूप में भारतीय हैं। इस बात को यहीं पर दफना दीजिए, सभी लोग भारतीय। इसीलिए बार बार भारतीय जनता दल कहता है कि मुगल आए मंगोलिया से, कोई टर्की से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, यहीं रह गया, यहीं रचा बसा। कुछ आपस में थोड़ा सा कुछ माने भेद विभेद होता रहा, थोड़े बहुत झगड़े होते रहे, लेकिन इसी देश में रह गया हो। तो जो देश में रह गया, जो इसी मिट्टी में दफन हो गया, इसी मिट्टी का हो गया, जब वो इसी मिट्टी का हो गया तो वो भी भारतीय है। अब इसके पीछे नहीं देखना है कि कौन आया है और कौन कहाँ से आया है, कब आया है, इस आने का कोई मतलब नहीं। आ गया, रह गया, वो इस मिट्टी का है। इसीलिए भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि बार बार हमने कई बार बताया है कि ये जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, ये मुगल पीरियड को इतिहास के बोलेंगे आक्रांता। कैसे भाई आक्रांता बोलिए ना, ये कट्टरवादी तत्व बताएं कि कैसे वो आक्रांता, जो आया और इसी में रच बस गया, इसी मिट्टी में दफन हो गया, उसके बाप दादा भी दफन हो गए, वो आक्रांता कैसे है? लेकिन ऐसे ही भेद विभेद सब ये सब बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जब वो बोलेंगे तो ये बैठे हुए हैं वामदल और जो है ये वाले। इसलिए इस देश को जरूरत है कि कट्टरवादी तत्वों की हर हरकत को कुचलने की आवश्यकता है। लेकिन कुचलेगा कौन? इन्हीं कट्टरवादियों के भरोसे तो ये सत्ता वो आते हैं। तो क्या जेएनपीसी जो है इस्लाम माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को कुचलेगी? हरगिज नहीं। क्या बीजेपी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को कुचलेगी? वो तो हौसला वो बढ़ाती रही है और हौसला आगे भी वो बढ़ाएगी। इनका इलाज है कि पहले इन ताकतों को, जो कि बीजेपी के रूप में है, बीजेपी जो आरएसएस है, तो खैर आरएसएस तो माने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेती है, लेकिन बीजेपी तो है ना। तो बीजेपी को भी और वाम दल और जेएनपीसी और फिर उनके जो वो डिजेनरेटिव माने जो आउटफिट्स हैं, जैसे टीएमसी, आपके एनसीपी, आपका ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, अकाली, इन सबको ईवीएम मशीन पर नस्त में नाबूद करना पहले। और यदि आपके आशीर्वाद से ये जो सत्ता का उपकरण भारतीय जनता दल के हाथों में आता है, तो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह यकीन दिलाना चाहता है कि भारतीय जनता दल यानी सत्ता का उपकरण की प्राप्ति की हालत में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
की जो शासन पद्धति थी, हाँ सॉरी, ये और हमारे जो और अमर शहीद हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि, उनकी प्रेरणा से हमारे जो है वही सुभाष चंद्र बोस की जो शासन पद्धति थी, उन्होंने बोला था ना कि कोई भी तंत्र लाने के पहले, लोकतंत्र है, फलाने तंत्र ठिकाने तंत्र, कोई भी तंत्र आपको लाने के पहले 25 से 30 साल तक तानाशाही वाली बात बोले थे। तब तानाशाही माने शक्ति और अनुशासन, ताकि ये जितना भेद विभेद है, कोई कहता है अगर हम हिंदू हैं और हम अगर मुस्लिम हैं, इस सारी यानी प्रवृत्तियों का नाश करके सबको भारतीय बनाने के लिए ही हमारे वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 25 से 30 साल तक जो है तानाशाही वाला। तो खैर ये लोकतंत्री मान व्यवस्था है, लोकतंत्री वातावरण है, उसमें तानाशाही की बात तो संभव नहीं है, लेकिन जो शक्ति और अनुशासन वो तो आवश्यक है। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन पद्धति है, शक्ति और अनुशासन, और इसी को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का वही शक्ति, अनुशासन और पालन, और इन दोनों के साथ निष्पक्षता के हथियार से जो अवाम की जो खिदमत करना है, क्योंकि उसको इस देश का भारतीय नागरिक के रूप में उसको उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को बरतते हुए, और हमारे देश में जितनी भी ये विघटनकारी ये प्रवृत्तियां हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों द्वारा, या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्वों द्वारा, और भी जो है इस प्रकार से विखंडनकारी और देश विरोधी ताकतों की जो गतिविधियां हैं, जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनको समूल नाश करेगा, और देश में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित ये भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि को स्थापित करेगा, और ऐसा वातावरण लाने की कोशिश करेगा, ये लाएगा कि काबिलियत का माहौल हो, काबिल बनने का, आरक्षित बनने का नहीं। और जब काबिल लोगों का माहौल होगा, काबिल बनने का माहौल होगा, तो ये काबिल देश बनेगा, जो आरक्षित लोगों का नहीं, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हत्या होती है। तो काबिल लोगों का जब देश बनेगा, तो जो विकास की बात करते हैं ना मोदी जी, उससे 10 गुना विकास जो है, वही काबिल लोग, हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, वो विकास का की योजनाएं भी बना देंगे, और बहुत इफिशिएंटली, बड़ी दक्षता से, बड़ी निपुणता से वो लागू भी कर देंगे, और उस विकास का लाभ हर एक भारतीय भाई बहन को महसूस होगा कि हाँ भाई, विकास उनके लिए भी है। ये यहाँ विकास तो कहते हैं, तो ये विकास किसके लिए है? जो समर्थ संपन्न लोग हैं। बाकी तो जो जिस तरह का व्यवस्था एनपीसी ने चलाई थी, और उसी के आसपास इनकी व्यवस्था है मोदी जी की, तो उसमें उस व्यवस्था में एक हमारे भारतीय भाई बहनों का एक बहुत बड़ा तबका है, विकास से पहले वो आपसी सद्भाव चाहता है, आपसी भाईचारा चाहता है, आपसी अखलाक मोहब्बत चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है, और आपसी विश्वास का माहौल चाहता है। इसी बात को ये दोनों के दोनों
बीजेपी वाले भी और जीएनपीसी और वाम दल वाले भी बिल्कुल वो नकार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दल विकास भी करेगा और विकास से पहले हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी एकता, आपसी विश्वास भरोसा ये भी स्थापित करेंगे, ताकि जो भी विकास है, विकास का जो फल है वो सभी लोग इसका वो करें और एहसास करें। कुछ लोग कहते हैं अच्छा तो अब ये हमारे देश के लिए इतनी ज़रूरी बातें जो भारतीय जनता पार्टी दल यूट्यूब के प्रोग्राम के माध्यम से आज 3 साल से और करीब 950 और 960 वीडियोस के द्वारा जो है ये प्रयास किया है, इसको बीजेपी वाले किस तरह से नकार रहे हैं और दल वाले इसको जो जीएनपीसी वाले बजाय कि इसका स्वागत करने के, और खैर वो स्वागत क्यों करेंगे, वो है बिखरनेकारी ताकतें। भारतीय जनता पार्टी दल कह रहा है कि भाई जिन्हें नहीं बिखरना नहीं, सबको एक होना है। तो उनका जो चरित्र रहा है जीएनपीसी वालों का, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज वालों का, भारतीय जनता पार्टी दल के और भारतीय जनता पार्टी दल इस वीडियो के प्रति सिर्फ धमकी और गुंडागर्दी और गाली गलौज, बस यही रहा। कुछ कहते हैं कि हम अब ये पता ढूंढ रहे हैं हमारा, वो पता ढूंढे, कुछ भी करें, अधिक से अधिक मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, तो जो उनकी प्रवृत्ति है वो करें, लेकिन इससे ये मुहिम जो है वो रुकने वाले नहीं है। और बीजेपी के जो सिपहसालार हैं वो बड़े अहंकार में, कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर कोई लोग बैठे हैं, कोई एकता की बात कर रहे हैं। बताइए, जो संगठन एकता का उपहास करे वो इस देश के लिए कितना खतरनाक है। इस देश को एकता की जरूरत है ना, और ये जो है एकता का माहौल उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। और कुछ बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ तक मोदी महोदय ने भी साथ कहा है और अमित शाह ने भी कहा, कुछ लोग भी कहा कि यूट्यूब पर बैठ करके कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं पूछ रहा हूँ कि देश में अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता लाना, मोदी महोदय जरा बताइए क्या ये भड़काना है? अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एकता स्थापित करना और यह स्थापित करने का प्रयास करना, क्या ये भड़काना है? और इस बीजेपी को आईना दिखाना है कि भाई इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की। गद्दारी है बीजेपी वालों की कि भाई वो भारतीय एकता की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो हिंदू एकता की। तो यानी भारतीय हिंदू एकता के स्थान पर भारतीय एकता के लिए प्रयास करना, क्या ये भड़काना है? और अपने देश में विखंडनकारी ताकतों का नाश करके भारतीयता आधारित आपसी विश्वास, आपसी अखलाक मोहब्बत और आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव का स्थापित करना, ये भड़काना है। कुछ हमारे जो है भारतीय भाई कहे थे कि यदि ये टीवी चैनल वाले, यदि यूट्यूब वाले सर को 10 मिनट दे दें तो काफ़ी चीज़ें जो है देश के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी दल ने, या मैंने तो कई बार कहा है कि ये फैसला, यानी हम क्या कर रहे हैं और वो सब क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये फैसला छोड़ दीजिए अवाम पर, अवाम को फैसला दें। बस एक बार जो है एक लंबी बहस परिचर्चा हो जाए। अब मोदी जी तो आएंगे नहीं,
और अमित शाह भी नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग मंत्री हैं और अपने को जनता के आगे आने में शायद वो तौहीन समझें। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि इनके जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसी प्रकार जो है ये जो है राहुल गांधी एनपीसी का, और वाम दल के सीताराम येचुरी, डी राजा, और भी पार्टियों के हैं, ममता बनर्जी और शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, अकाली के मान लीजिए सुखबीर बादल हो चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, एमके स्टालिन इत्यादि सभी, वो एक और हों और मैं अकेला, और सभी देश से संबंधित मुद्दों पर एक बार बात हो जाए, स्पष्टता हो जाए, उस सब पर प्रकाश डाल दिया जाए, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो जाए। देश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख तो लें। दूध का दूध, पानी पानी में हो सकता है। ये बराबर भारतीय जनता दल ये इन समूह को आह्वान करता है कि एक लाइव भारतीय जनता दल के पास तो अभी पैसे नहीं है, पैसा इनके पास है। एक जो है यानी जनता के हित के लिए, जनता में स्पष्टता के लिए मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि एक और राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे और जो है जगन मोहन रेड्डी और जो है एमके स्टालिन और या सुखबीर बादल, सब एक और हो जाए, और हम और हमारी जो बात है या भारतीय जनता दल की बात है भारतीय एकता के संबंध में, वो भी उनके सामने, तो तुम्हें अकेला ही जो है। और मैं वास्तव में जो ताकत जो है विचारों की है, तो अकेला ही मैं काफ़ी हूँ। लेकिन देश हित में जरूरी है कि ये स्पष्टता एक बार बहस हो जाए, लंबी बहस हो जाए, जितनी भी लंबी हो सके, कि ये क्या कर रहे हैं और भारतीय जनता दल क्या चाह रहा है इस देश के लिए। तो मैं बराबर आह्वान करता हूँ, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये शायद इसके लिए नहीं आए, इसके लिए नहीं आए। ये छिप करके बस ये बोलेंगे कि कोई यूट्यूब पर भड़का रहा है बीजेपी के खिलाफ, कोई यूट्यूब पर एकता की बात करते हैं। और यही नहीं, अरे इनके तो बीजेपी के कुछ चमचे जो है, बीजेपी कहते हैं या भारतीय जनता दल को, और मुझे भी कहते हैं एकता के कुत्ते कहते हैं। अब ये बातें जो है, हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन इस तरह के वो कहते हुए वो सुने गए एकता के कुत्ते, और ये बहुत एकता की बात कर रहे। माने एकता इनको खलती है, जो एकता इस मुल्क के लिए आवश्यक है वही एकता बीजेपी को खलती है, और ये सब कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। इसलिए भारतीय जनता दल भी और इस देश की आवाम पूछना चाहती है कि आपका कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें कि भारतीयता आधारित एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसी तरह की तमाम बातें हैं, और देश के लिए बहुत आवश्यक है कि देश जान ले कि ये कर क्या रहे हैं, और भारतीय जनता दल क्या चाह रहा है इस मुल्क के लिए, वही बस। लेकिन ये आएंगे नहीं, ये छिप के बार करेंगे। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ताकत आप में है, लेकिन वो ताकत कब आएगी जब आप एक होंगे, और एक होने का एक ही आधार है भारतीयता। भारतीयता के आधार पर पहले एक होइए,
और आपसी जो है वो भारतीय सद्भावना है। अच्छा हाँ, ज्ञानवापी के मसले पर हमारे कोई भी चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन या हमारे जो ये खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इससे विचलित मत होइए। ये इस कंट्रोवर्सी, इस विवाद में उनको दूर रखिए, वो करने दीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। बस इन ताकतों को अभी जो 2024 में आ रहा है, एक होकर के नष्ट में नाबूद करे। ईवीएम मशीन पर सारा रास्ता बन जाएगा। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि भाई ये जो है 500 साल पहले, 1000 साल पहले विवाद लाकर के हम इस देश की एकता को, इस देश की एकता पर असर नहीं आने देंगे, नफरत नहीं वो फैलने देंगे। और जो इस देश में जो सद्भाव लाना है, जो आपसी विश्वास लाना है, आपसी अखलाक मोहम्मद लाना है, वो हर हालत में लाया जाएगा। और जब ये स्थापित हो जाए कोई पूरे समाज में आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव स्थापित हो जाए, तब भी ये कोई इस तरह का सोच मुद्दा रह जाए कि नहीं भाई यहाँ पर यानी ये आस्था, देखिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा के गुरुद्वारे, ये सभी आस्था, यानी ये सभी आस्था के केंद्र हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के। और उन आस्था के केंद्र को पूरा सम्मान है, प्रणाम है। तो कौन 2-4 का केस रह भी जाता है कि कौन कहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे देश में संजीत लोग हैं, महान लोग हैं और महान विचारों के लोग हैं, वो मिल जाएंगे। आपसी विचार विमर्श से, वो भी आपसी सद्भाव के साथ विचार विमर्श से विचार हो जाएगा, लेकिन हैंकड़ी नहीं चलेगी। ये हमेशा सब हैंकड़ी के साथ बात करते हैं। तो लगता है कि कुछ एपिसोड लंबा हो गया, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।